कई नाम दिए जाते हैं, टैक्स चोर है ये खा गए लूट के ये वो। अरे भाई साहब, जो इतने लोगों को रोजगार देते हैं उनके साथ बात तो कभी कर लो, बात ही नहीं करते। व्यापारी लोग, आप लोग, थोड़ी सच्ची और कड़वी बातें करूंगा मैं, आपको अच्छी भी लगेंगी। मैं सोचता था ये व्यापारी लोग इलेक्शन के समय, दो पार्टियां हैं तो दोनों के पास, अगर तीन है तो तीनों के पास लाल रंग की थैली क्यों लेके जाते हैं इलेक्शन से पहले? वो थैली में माता लक्ष्मी होती है। मैंने कहा इनको क्या झंडा पसंद होता है इनका, कि त्रिपाठी का झंडा बहुत अच्छा लगा, ये मेरी तरफ से दान है ना। कोई झंडा पसंद नहीं आपको किसी का। आप जाते हो ये कहने के लिए, भाई साहब अगर तुम्हारी सरकार आ गई तुम तंग मत करना, बस अगर तुम्हारी आ गई तुम तंग मत करना, अगर तुम्हारी आ गई तुम मत करना, यही लेके जाते हो ना। कोई एजेंडा कोई मैनिफेस्टो पढ़ के जाते हो आप। हद है। मैंने कहा यार सरकारें कमाल है, सरकारें तंग करने के लिए बनती हैं, सरकारें तो सहूलतें देने के लिए बनती हैं। तो मैंने पंजाब की इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने इतनी प्रॉब्लम बताई, इसमें से इस एनओसी को इस एनओसी से जोड़ के, इस एनओसी से लेके ये फिर मुझे पता चल गया कि बोलने को तो सिंगल विंडो होती है, लेकिन उस विंडो के अंदर बहुत सी विंडो होती हैं। ये देखो ना, यहां से तो एक ही विंडो है ना आने में, आगे देखो कितनी विंडो है। मैं कहता हूं पंजाब में हमने लागू किया सिंगल विंडो सिंगल पेन। एक ही पेन से होना चाहिए काम। सिंगल विंडो पे अपने कागज पकड़ाए, एक पेन ने साइन किए, उसी पेन पे ही खत्म हो जाना चाहिए काम। तुमने व्यापारियों को बुलाया, उन्होंने बहुत सी सुझाव दिए, पॉलिसी हमने अपनी उनके मुताबिक बनाई। आपके दोस्त होंगे पंजाब के व्यापारी, पंजाब में बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, हीरो है, वर्धमान है, मोंटी कार्लो है, क्लास है, सोनालिका है, स्वराज है, टाटा स्टील है, समर्था टेक्सटाइल है, समर्था आ रहा है अभी, बर्बियो है, फ्रेडनबर्ग है, जर्मनी की कंपनी है, कारगिल है, गोदरेज है, हिंदुस्तान लीवर है। मेरे ख्याल में यहां के मुख्यमंत्री को इतनी कंपनियों के नाम नहीं पता होंगे। नाम से क्या लेना है, काम बताओ जी, बस बता जो मर्जी आ जाओ बस। उनको एक एक पैसे का अगर इंसेंटिव देंगे, एक पैसे के इंसेंटिव से भी करोड़ों का फर्क पड़ जाता है। पंजाब सरकार ने पहले बिजली हम सस्ती देते थे, पंजाब में और दिल्ली में घरों की बिजली तो फ्री है, 600 यूनिट है, क्योंकि मेरा 2 महीने का साइकिल है, 2 महीने बाद बिल आता है, तो 300 यूनिट पर मंथ 600 हो गया, पर बिल हो गया। लेकिन उसमें कोई ये नहीं है हरा कार्ड है नीला कार्ड है, ना किसी का भी। आपके घर पे अगर 2 एसी लगे हुए हैं, लेकिन आपने इस तरीके से चलाया कि आपका 2 महीने का मीटर का जो रीडिंग है वो 600 यूनिट से कम है, आपको भी जीरो आएगा। फिर 90% पंजाब को जीरो बिल आता है, 90% पंजाब। और कब से आता है? मार्च 16 और 2022 में ओथ ली थी, 1 जुलाई से आज तक बिल नहीं आते जी हमारे पंजाब में। तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता ये काम? बिजली अपनी है जी, बिजली हम बनाते हैं, इतनी सस्ती बिजली हो गई है। सोलर मार्केट में 2 रुपए 54 पैसे पे मिल रही है सोलर। हमने एग्रीमेंट किया 1100 मेगावाट का सोलर के साथ, 2 रुपए 76 पैसे कहते थे, 2 रुपए 70 पे आ गए,
मैंने कहा मेरी मीटिंग करा दो, 256 पे आ गए। मैंने कहा 254 पे कर लो। कहते 2 पैसे से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा पहले साइन करो। जब साइन करे मैंने कहा इन 2 पैसे से 450 करोड़ रुपया पर ईयर का फर्क पड़ेगा। 2 रुपए 54 पैसे ले रहे हैं हम। सोलर अभी हमने क्या किया, हमारे पास 5 थर्मल प्लांट है पंजाब में, 2 सरकार के थे, 3 प्राइवेट थे। हमने अपनी अक्टूबर 2015 से बंद पड़ी थी, अक्टूबर 2022 में झारखंड में हमारी कोल माइन है पचवाड़ा में, 30 लाख मीट्रिक टन कोयला एक साल में निकालते हैं। लेकिन सेंटर का एक रूल है कि वो कोयला सिर्फ तुम सरकारी थर्मल प्लांट में ही यूज कर सकते हो, प्राइवेट को नहीं दे सकते। अब प्राइवेट के साथ महंगे महंगे पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट कर गए पुरानी सरकारों वाले। तो हमने कहा यार कम बड़ा पंगा हो गया यार, कोयला हमारे पास इतना है लेकिन हमारे पास कोयला बरतने के लिए अपने थर्मल प्लांट। हमें पता चला जीवी के कंपनी का गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का बिक रहा है, दिवालिया हो रहा है। हमने बिड किया, भाई साहब सरकार के साथ कौन बिड करेगा। जब हमने कहा कोयला हमारा है, हम कोयला इस्तेमाल करेंगे, ये कोयला कहां से लाएंगे, कौन बिड करेगा। प्राइवेट कोई आया ही नहीं। तो हमने 540 मेगावाट का थर्मल प्लांट खरीदा। भारत में पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी पब्लिक सेक्टर को खरीदा है प्राइवेट सेक्टर को। नहीं तो सरकारें बेचती हैं अपने दोस्तों को, घाटा दिखा के चलो पोर्ट बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, LIC बेच दो, जो मर्जी आता है बेच दो बेच दो बेच दो। 540 मेगावाट का खरीदा, कोयला हमारा है। अब हमारे पास 3 हो गए, कोयला हमारा है। 5.5 रुपए अभी हम दे रहे हैं इंडस्ट्री को, लेकिन उसका अभी आ गया हमारे पास, टेक ओवर कर लिया। मैं उस थर्मल प्लांट को, इंडस्ट्री को और सस्ती बिजली देने में इस्तेमाल करूंगा। कोयला हमारा है। आप 10 रुपए कह रहे हो, मैं हैरान हूं आप पे। 10 रुपए में आप कैसे चला रहे हो। मैं 5.5 से भी कम करने के बारे में सोचूंगा। अभी आने वाले दिनों में विधानसभा सेशन आ रहा है हमारा। 10 रुपए आप दे रहे हो और घर का बिजली का बिल दे रहे हो, तो ये आपके इधर भाई साहब दिल्ली है, इधर पंजाब है, थोड़ा उनसे पूछ लीजिए। दोनों तरफ पंजाब का आम आदमी पार्टी की सरकार है। इधर वालों से दोस्ती है तो इधर वालों से पूछ लो, इधर वालों से दोस्ती है तो इधर वालों से पूछ लो। ये तो नहीं झूठ बोल रहा मैं। तो इनका हमने इंडस्ट्री के लिए बहुत सी छोटे दी। अब जैसे एक है अनयूटिलाइज्ड पावर, जो बिजली आपने यूज नहीं की उसका भी बिल आता है। मैंने कहा ये क्या है यार। कहते ही जितना इन्होंने किलोवाट लिया है अगर इन्होंने यूज नहीं किया तो इसको बिल आएगा। मैंने कहा यार जो यूज ही नहीं किया इनको क्यों बिल आएगा भाई। क्या पॉलिसियां बना रखी हैं यार आप लोगों ने। इसको ये व्यापारी को तंग करो। अच्छा फायर का, आज फायर की आपने क्लियरेंस ले ली, अगले साल फिर लो, उसके अगले साल फिर लो। बिल्डिंग वही है, कोई देखने नहीं आता कि फायर का कुछ चंकर है या नहीं। बस वही है कि हाँ भाई दे दो, हमारे पास आते रहो, आते जाते रहा करो। बस ये बनाया हुआ है बाबुओं ने, आते जाते रहा करो। तो हमने सीधे ही कर दिया। एक बार पंजाब में आप एक बार इंडस्ट्री के लिए फायर का ले लोगे, 3 साल आपको जरूरत नहीं है, 3 साल बाद बात करेंगे। एक और हमने कमाल का आइडिया निकाला है जो आपको पसंद आएगा। हरियाणा में अगर हमारा सरकार बनती है, कोई हमारा डिसीजन मेकिंग पेन आता है तो ये लागू करेंगे। दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में कर चुके हैं। हमने स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर दी। स्टाम्प पेपर जो है ना उनके रंग बदल दिए। आपने, आप में से किसी ने, ये मेरे पास नाम पढ़ रहे हैं, बांसल साहब ने, धनराज बांसल जी ने राजपुरा में इंडस्ट्री लगानी है,
तो उनको पहले जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। वो जमीन पहले आइडेंटिफाई कर ले कि हां जी ये जमीन मैंने खरीदनी है और मुझे बेचने के लिए तैयार है बंदा, तो आपने रजिस्ट्री नहीं करवानी है। आपने वो इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल पर आ जाओ, या फिर हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट के चौक पर हमारा इन्वेस्ट पंजाब का ऑफिस है, वहां आ जाओ, हमें बता दो वो जमीन का खसरा नंबर, फर्द नंबर बता दो एक बार, आप आराम से बैठ जाओ। 15 दिन 15 दिन में हमारी CLU वाली टीम भी उस जमीन पर जाएगी और देखेगी, फायर की टीम भी हमारी जाएगी देखेगी, फॉरेस्ट की टीम भी हमारी जाएगी और देखेगी, पोल्यूशन की टीम भी हमारी जाएगी और देखेगी। पूरे 15 दिन लेंगे हम। 15 दिन के बाद जब एयरपोर्ट आ जाएगी हमें कि ये बिल्कुल क्लियर है जी हमारी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां इंडस्ट्री लग सकती है, तब हम धनराज जी को कहेंगे कि आइए बुलाइए अपने जो जमीन जिनसे खरीदनी है, उसको भी कचहरी में नहीं लेके जाना, हमने इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही तहसीलदार बिठा रखा है, चलो रजिस्ट्री करवाओ, लेकिन आपको हरे रंग का स्टैंप पेपर खरीदना पड़ेगा, ग्रीन कलर का। वो थोड़ा महंगा होगा क्योंकि उसमें फायर के पैसे भी होंगे, उसमें पोल्यूशन के पैसे भी होंगे, उसमें CLU के पैसे भी होंगे, उसमें फॉरेस्ट के सब जो NOCs के पैसे हैं वो इंक्लूडेड होंगे। आप हरे रंग का स्टैंप पेपर खरीदोगे, आज आपकी रजिस्ट्री हो गई, कल भूमि पूजन करके अपनी पहली ईंट वहां पे लगा लेना। आपका पैसा हम 24 घंटे भी स्टक नहीं रखना चाहते, 24 घंटे भी आपका पैसा स्टक नहीं रहेगा। और 6 महीने बाद 8 महीने बाद कोई बाबू आया आपके पास, कागज दिखाओ जी, आपने क्या करना है, स्टैंप पेपर दिखाना है। अगर स्टैंप पेपर का कलर ग्रीन है तो बाबू समझ जाएगा कि सब कुछ पेड है, सब कुछ ऑलरेडी पेड है, इसलिए ये कौन नहीं। ये इंडस्ट्री के लिए किया, हाउसिंग के लिए रेड कर दिया, और जो जमीन खेती वाली है, खेती के लिए जो खेती वाली बिकती है उसके लिए येलो कर दिया। आओ देखो हमारे पास, देश में ऐसा आइडिया नहीं किसी के पास, क्योंकि आपको पहले 50 करोड़ की जमीन खरीद के 6 महीने CLU वाले, CLU मिला फॉरेस्ट वाले इधर आ जा, फॉरेस्ट मिला पोल्यूशन वाले कहते इधर हमारे पास तो आया ही नहीं। तो हम 15 दिन में आपको एक ही जगह से एक ही पेन के अंदर वो काम करके देंगे। ये हरियाणा में भी लागू कर देंगे। और जा तो हो ना, कोई मिट्टी का फर्क है, एक जैसी फसलें हैं, एक जैसा पानी है, हरियाणा छोटा भाई है पंजाब का, तो पंजाब में और दिल्ली में अगर ये हो सकता है तो हरियाणा बीच में क्यों रह गया? क्योंकि नीयत साफ नहीं है। यहां जो सिस्टम है ना उसकी नीयत साफ नहीं है। हमारी नीयत साफ है, हम व्यापारियों को अन्नदाता मानते हैं। आप लोग दो यूनिट की परमिशन लेने आयो, मैं 4 यूनिट की देता हूं। मैं कहता हूं 500 की जगह पे 800 बच्चों को काम दे दे, मेरे पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दे। 2 यूनिट की जगह 4 यूनिट लगा ले, तरक्की कर, तू भी कर, हम रेवेन्यू दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वही तनख्वाह देनी है। ये सिस्टम है बस। आपका बैट का भी अभी रहता है, बैट वाला जो बैट के झगड़े हैं पुराने, उनका क्या हुआ? कोई बता सकता है? जो बैट का पुराना बकाया पड़ा है अभी क्लियर हो गया या ना है? नहीं, OTS लेके नहीं आए ये? नहीं, कोई OTS पुराने रह गए? OTS दोबारा लाएंगे। कब लाएंगे? ये तो खुद ही नहीं आने वाले। दोबारा लाएंगे। अभी तक हल कर देना चाहिए था, हमने पंजाब में कर दिया। मेरे से तो पहले बनी हुई है सरकार आपकी, 10 साल हो गए, मुझे तो 2.5 साल ही हुए ना। इनको पता होगा कि OTS का, बैट का OTS क्या होता है, इनको पता होगा? नहीं पता होगा जनाब। ये धरती के आदमी नहीं है, ये तो बस 1-2 बंदों को जानते हैं, वही व्यापारी है इनके लिए, तो बाकी कोई व्यापारी नहीं है। हमने पंजाब में बैट पे OTS लाया, करोड़ों रुपये खजाने में भी आ गए, और तलवार भी जो लटकती थी वो भी ठीक हो गई कि चलो ठीक है यार करो। बैट कब से खत्म हो गया,
लेकिन उसका बकाया खड़ा है। ओटीएस ला के जितने होता है व्यापारियों में करो यार। 1 लाख वाला कहता है जी 60,000 ले लो यार 60,000 40,000 उसको माफ कर दो, फिर क्या होता है? 60,000 तो आएगा गवर्नमेंट के पास, वैसे भी तो पड़े है झगड़े में। क्यों झगड़े में रखते हो? उसको भी तलवार लटकी हुई है, मुझे कोई नोटिस ना आ जाए इनकम टैक्स का, मुझे भी ना। ऐसे जीएसटी का है। तो मैं पूरा मैं फाइनेंस की पूरी एक बात बता के जाऊंगा मैं आपको। आज मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ फाइनेंस पे बोल रहा हूं कि इन्होंने हालत क्या कर रखी थी, कुछ पता ही नहीं इनको। कई बार ओटीएस देके गवर्नमेंट को 500,000 करोड़ का फायदा हो जाता है, लेकिन ना लोगों को राहत देते हैं ना ही खुद पैसे लेते हैं। वही 400-500 करोड़ से मैं कितने बच्चों को रोजगार दूंगा, कोई नए स्कूल खोलूंगा। अच्छा, फिर सीएसआर का पैसा कहां जाता है? तो नहीं, सीएसआर का पैसा इन्होंने अच्छी जगह लगाना होता। सबसे पहले मैंने रूल कर दिया पंजाब में, सीएसआर का जो पैसा है उसका 25% फोकल पॉइंट की और आपके इंडस्ट्री एरिया की सड़कों पर लगेगा और सीवरेज पर लगेगा। तो आप सीएसआर ज्यादा दोगे क्योंकि आपको पता है कि ये सीएसआर हम पर ही लगेगा यार, हमारी सड़कें। ठीक है, आपकी जर्मनी की कोलैबोरेशन के साथ कंपनी चल रही है, जर्मनी से गोरा आया कोई, आप उनको इंपोर्ट करते हो। वो गोरे ने कहा कि मैंने देख रही है कहां बनाते हो, गाड़ी तो आपके पास भी बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप गोरे को बिठा के जब इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री में लाते हो ना, तो आपके दिल में एक थोड़ा सा वो रहता है, यार ये क्या सोचेगा, यार सड़कें कैसी हैं, ये क्या सोचेगा, हाँ यहां इंडस्ट्री लगा रखी है, ये तो रहता है ना हमारे दिल में। देश का भी रहता है ना यार, जी मेरे देश का क्या जाएगा यार मुंह महांद्रा यहां से, कि यार क्या सोचेगा यार ये। तो यार सड़कें जो आप करोड़ों का सीएसआर देते हो, तो आप पर क्यों नहीं लगता? वो कहां लगता है फिर ये बताओ? कुछ स्कूलों पे लगता हो, कहीं अस्पतालों पे लगता हो, कहीं ना कहीं से तो वापस आए ना। लोगों का टैक्स किसी न किसी रूप में वापस तो आना चाहिए ना, नहीं आता। आपने पूछा है बिजली का, वो तो पता चल गया बिजली का, तो मैं तो हैरान रह गया 10 रुपए में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो। और मेरे वाले हाँ पंजाब में आ जाओ, अभी मैं बॉम्बे गया था, आ रहे हैं सिफी आ रहा है, सीएट टायर आ रहा है, हिंदुस्तान लीवर आ रहा है, टाटा मेरे पास पहले ही आ रहा है, जिसमें जमशेदपुर के बाद सेकंड बिगेस्ट इन लुधियाना हो गया, उनका सारा काम चल रहा है। ग्रासिम पेंट्स है मेरे पास, मैं ऐसे गिन देता हूं भाई साहब। मैं पंजाब को दिल से प्यार करता हूं, मैं पंजाब के व्यापारी को भी करता हूं, मैं पंजाब के किसान को भी प्यार करता हूं, मजदूर को भी करता हूं, मैं स्टूडेंट को भी करता हूं, मुलाजिम को भी करता हूं। सर्कल है ये, सर्कल चलेगा तो सर्कल चलेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? अभी मेरा डबल इंजन, अभी हमारा एक इंजन खराब हो गया बीच में से, फिर नया इंजन, कौन से इंजन यार। अभी तो अर्बन डेवलपमेंट है माननीय खट्टर साहब के पास, अभी तो अर्बन डेवलपमेंट देश का है। अब कर दें ठीक, अब तो कर दें, पहले चलो 10 साल में नहीं कर पाए, अब कर दें। लोकल गवर्नमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये तो सारा इंडस्ट्री होगी, ये सारा सिस्टम ही इन्होंने ना ऐसे असल में चूस लिया। वो क्या है ना, हम लोग भी क्या करते हैं ना, असल में ये समझ गए हमको, जनता के ना ये हिप्नोटाइजर बन गए सारे। ये समझ गए जनता को कि जनता के मेमोरी खास नहीं है जनता की, जल्दी भूल जाती है। आखिरी साल, इलेक्शन वाला साल, बस आखिरी 2 महीने थोड़े से लॉलीपॉप दे दो, लोगों को वही याद रहते हैं। पहले वाले 5 साल बिल्कुल याद नहीं रहते, क्या हो गया था, कब हुआ था, कहां कहां लूटा था। एक किसी घर में लड़की की शादी थी,
परिवार वाले अच्छे खासे अमीर थे, जिम्मेदार थे, शादी करेंगे धूमधाम से, इकलौती बेटी है, लाडली बेटी है, तो उसके लिए गहने, सोने के जेवरात, चांदी के बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े शैंडलियर, बड़े बड़े टीवी सेट, ये वो रख लिए। कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। वो ट्रक लेके आ गए, ट्रक बैक किया, सब सोफे साफे, सब बेड शेड जो भी थे, शैंडलियर, झूले, सोने के गहने, परिवार वालों को, लड़की के परिवार वालों को एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के ट्रक में भर लिया। जब चलने लगे, अब ये सोचना अब कि हम कैसे इनके लॉलीपॉप में आ जाते हैं जो 2 महीने पहले करते हैं ना ये। जब चलने लगे डाकू, तो डाकुओं के सरदार ने कहा नहीं, पहले ये बताओ लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है। उनका सरदार इस कमरे में बंद है। खोलो, उसकी कुंडी खोली गई, अंदर एक सहमा हुआ परिवार बैठा है। डाकुओं का सरदार अंदर गया और उसने कहा किस लड़की की शादी है। एक लड़की डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको एक देके और सिर पे हाथ रखा, बेटा आशीर्वाद आपको, जिंदगी मंगलमय हो, तंदुरुस्ती बनी रहे बेटा। चलो वो अपना लूट फूट के चले गए, ट्रक ले गए। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब लड़की वालों के परिवार में से एक भी बंदा, एक भी औरत, एक भी महिला उस परिवार में से डाकुओं के खिलाफ पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं थी। कहते जी बंदे लूट के भाई ले गए जैसे मर्जी, लेकिन बंदे बड़े चंगे थे, 100 रुपया शगन दे गए। अब 1100 रुपया महंगा कर दिया सिलेंडर, मोदी जी ने 100 रुपया सस्ता कर दिया। कहते कमाल कर दी, मोदी जी ने 100 रुपया सस्ता कर दिया। और ये महंगा किसने किया था? महंगा 1000 रुपये किसने किया था? ये तो सोच लो। हमें याद ही 100 रहता है, आखिरी वाला जो शगन देके जाते हैं। ये सही बात है ना? ये हमारा, फिर रोते रहते हैं हम 5 साल। अच्छा, खास तौर पे पढ़े लिखे शहरों में वोटिंग होती है 50%, 52%। बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है शहर में किसी में 55 से ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग छुट्टी वाला दिन मानते हैं उसको, इलेक्शन वाले दिन को। उस दिन हम शिमले चले जाते हैं, 2-3 छुट्टियां इकट्ठी हो जाती है ना, उस दिन फिर हम शिमले चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, और आके पूछते कौन जीत गया भाई? कहते फलां जीत गया, बड़ा माहौल, गंदा बंदा जीत गया। भाई साहब 5 साल गालियां दोगे तो उस दिन रहते ना, उस दिन वोटिंग में तो हिस्सा लेते। कोई और पसंद नहीं, नोटा दबा देते, लेकिन डेमोक्रेसी में तो हिस्सा लो। हिस्सा डेमोक्रेसी में लेते नहीं, गालियां 5 साल देते हैं। फिर थोड़ा सा हमें भी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि अकेला सिर्फ हर चीज हम उन पर नहीं छोड़ सकते। वो तो फिर जब उनको मौका, पॉलिटिक्स में गंदे लोग, पॉलिटिक्स में बुरे लोग इसलिए नहीं कि बुरे लोग इसमें आते हैं, पॉलिटिक्स में बुरे लोग इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि चंगे लोग, अच्छे लोग इसमें जाते नहीं। हमने क्या लेना यार, छोड़ो यार, ये गंदी गेम है यार। क्या गंदी गेम है यार, कमाल है। हमने क्यों नहीं लेना भाई? फिर अगर भगत सिंह ये बोल देते उस समय कि हमने क्या लेना है, वो भी अच्छे परिवारों के थे, वो भी 90-90 साल की उम्र जी लेते, लेकिन उन्होंने कहा हमने लेना है, हमने अंग्रेजों से हिसाब लेना है और अपना देश लेना है। जिस उम्र में आज नौजवान अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगता है ना, उस उम्र में 22-23 साल की उम्र में भगत सिंह मुल्क मांग रहे थे अंग्रेजों से। तो ये थोड़ा हमको भी थोड़ा जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। चंगे अच्छे लोगों को लेके आओ। मैं नहीं कहता कि इसको डालो इसको डालो, अच्छे लोगों को लेके आओ जो लगता हो कि हाँ अच्छे हैं यार। फिर अगर अच्छे लोग विधानसभा जाएंगे, अच्छे लोग पार्लियामेंट जाएंगे, तो फिर कानून भी अच्छे बनेंगे, कानून भी ऐसे बन के आएंगे। तो अगर गुंडे जाएंगे, जब पैसे लेके जो वोटें खरीदते हैं, वो कहते ठीक है, फिर जिस दिन आपने रेट बताया था हमने आपको दे दिया, अब आइए हम रेट बताएंगे अपने काम का। तो ऐसा चल, जो एक बार आपको खरीदेगा
वो 5 साल आपको बेचेगा, ये भी तो है। सो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए बनाई है कि यार चंगे बंदे इकट्ठे करो, बाकी पार्टियों से भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को एक ऑप्शन दो। ये दोनों तो आपस में मिल चुके हैं, अगर मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, हमारा दोनों का चल रहा है, पब्लिक पिस रही है, जो चक्की के 2 पोड़ हैं ऐसे जनता बीच में पिस रही है। जनता है दाने, जनता गेहूं है, ये चक्की के 2 पोड़ हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये पिस रही है जनता। तो जनता सोचती है ये चक्की तो बहुत ही यार गंदी चक्की है, ये तो पीस रही है, हमें चक्की पलटा देंगे इस बार। पलटा दिया, चलो ये हो गया जी, और क्या हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ गया, ऊपर नीचे वाला चलो, जनता तो बीच में रह गई। चक्की को पलटा के देखना, जो दाने हैं बीच में उनकी स्थिति तो नहीं बदलती ना, पुड़ की स्थिति बदल जाती है। एक खड़ा होता है नीचे वाला, ऊपर वाला चल रहा होता है, जनता पलट देती है तो ऊपर वाला चलने लगता है, खड़ा हो जाता है, नीचे वाला चलने लगता है। दाने तो बीच में रहते हैं, दाना मीन्स पब्लिक। सो ये जो आपके हैं मुझे समझ नहीं आती, छाबड़ा साहब, जियालाल जी, अनुराग त्रिपाठी साहब, ठीक है जी, गुलीर सिंह, विनोद खांडेलवाल साहब, सुरेश कुमार जी, पवन चंद्रा जी, बलवंत सिंह सैनी, राम खुल्लर जी, आपके बिल्कुल सही मसले हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 75 नहीं अब तो 78 हो गए, 78 साल हो गए याद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने के बारे में सोच रहे हैं और हमारे सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए अभी 78 साल में। ये मोदी जी कभी कभी अपने वाले भी बीच में गिन जाते हैं, पिछले 70 साल से देश को, मैं 70 में से 13-14 आपके भी हैं भाई साहब, वो अपने वाले भी गिन जाते हैं बीच में ही। सो इस करके हर बात नेहरू पे लगा के काम नहीं चलेगा, हर बात मोदी पे छोड़ के भी काम नहीं चलेगा, कुछ नई कहानी लिखनी पड़ेगी। दिल्ली में नई कहानी लिखी, पटड़ी आ गई। बैट की बात करता हूं, तब बैट था तो अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने व्यापारियों को बुलाया, बोलिए क्या समस्या, 12.5% बैट था जी, आप तो देते रहे होंगे, तो कहा जी बैट कम कर दो। कितना कर दूं? बोले कम कर दो जितना मर्जी कर दो। 7% बैट कम कर दिया, 5.5% बैट रह गया। और साथ में ये कहा केजरीवाल साहब ने, अब कोई वो नहीं आएगा आपके पास, इंस्पेक्टर राज खत्म, कोई इंस्पेक्टर रेड मारने नहीं आएगा, बस ईमानदारी से टैक्स भर देना। 7% वैट माफ कर रहा हूं, क्योंकि IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, इनकम टैक्स का कमिश्नर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का कमिश्नर, उनकी पत्नी भी कमिश्नर है, उसको पता है पैसा किधर से आना है किधर से जाना है। आपके हरियाणा का ही है ना, शिवानी का। सो दोस्तों 5.5% वैट कर दिया, 7% माफ कर दिया, अगले साल 2000 करोड़ की कलेक्शन बढ़ गई। देखो इस बात से। सो सरकारों का काम ये नहीं होना चाहिए सिर्फ टैक्स बढ़ाने से कलेक्शन बढ़ती है, कई बार टैक्स कम करने से भी कलेक्शन बढ़ती है। कई बार लोग रुके रहते हैं कि यार थोड़ा सस्तियां हो जाएं रजिस्ट्रियां तब करवा लेंगे, उतने देर बयाने में ही रहते हैं। हम तो जमीनों से आए हुए हैं ना, हमें पता है बयाना क्या होता है ना, हमें पता है कि जमीन की रजिस्ट्री क्या होती है, कलेक्टर रेट क्या है, पैसे कितने देते हैं, कलेक्टर रेट कितना है, सब पता मुझे। लेकिन ये धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, पॉलिसी के मुताबिक इंडस्ट्री को भी मतलब बचाना है, किसान को भी बचाना है, क्योंकि बहुत सी एग्रो इंडस्ट्री है वो किसान पर बेस्ड है। हमारा एग्रो है, स्टेट है दोनों, तो ये हमारी स्टेट को छत्तीसगढ़ की जमीनों से कैसे मैच कर सकते हैं। हर रोज मेरी उनके साथ कोई ना कोई पंगा हो रहता है वहां सेंटर में। अभी हाईवे निकाल रहे हैं, अब कहते हैं आप उड़ीसा वाले रेट दो, पंजाब वाले। मैंने कहा उड़ीसा की जमीन को हमारे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? उड़ीसा की बेआबाद जमीन है, कोई कुछ होता ही नहीं वहां पे, कोई हमारी फर्टाइल जमीन है 1-1 इंच, आप हमें और रेट दो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उड़ीसा की जमीन का इतना रेट है तो पंजाब में इतना क्यों? अभी
हाईवे आप उड़ीसा में उधर निकाल लो हमें, लेकिन हमारे तो रेट दो ना, हमारे किसान का रेट दो, ठीक है ना। तो सरकार के पास लैंड पूल होना चाहिए, इतना भी महंगा ना हो कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमारे पास लैंड पूल है। मैं तो कहता हूं आज, वैसे तो मैं वोट के लिए कहता हूं आपको कि 5 अक्टूबर को वोट दे देना, लेकिन अगर वोट दे दोगे तो यहीं हो जाएगा काम। नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, आप सबको पंजाब ले जाऊंगा मैं। वैसे तो घर ठीक कर लो वही ठीक है, घर ठीक कर लो वही ठीक है, नहीं तो मैं उधर ले जाऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा मैं तो इस बात के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अगर 1 घंटा और लग गया ना, मेरा तो 10-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इधर। और 10-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब है 60-70 हजार लोगों को काम भी मिलेगा साथ में। जितने दुखी आप हो, जितने दुख से आपने लिखी हुई हैं चीजें, जितने आप दुखी हो, लेकिन अपने दुखों को यहीं ठीक कर लो, साथ दो। और हम देशभक्त लोग हैं, कोई हम समाज में आपको नहीं बांटेंगे। हम तो स्कूल बनाने वाले लोग हैं, हम अस्पताल बनाने वाले लोग हैं, हम इंडस्ट्री लाने वाले लोग हैं, हम बिजली लाने वाले लोग हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव से उठा, पता ही नहीं था कि उसने दुनिया हिला देनी है। आज जो मर्जी है, झूठे पर्चे डाल लो, कोई बात नहीं, राजनीति में करते रहते हैं, तो जो मर्जी कर लो, लेकिन उस बंदे ने हिला रखा है पूरे देश को, राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। भगत सिंह का एक शेर है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये देश बहता दरिया है। और मुझे एक टीवी चैनल पे कहा गया कि रैपिड राउंड है, हम एक बंदे का नाम लेंगे, किसी पॉलिटिशियन का, आप उसी समय बताना कि उसके बारे में क्या सोचते हो। कहते सुखबीर सिंह बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, ना पंजाबी लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना बोलनी आती है, पंजाब के वारिस बनना चाहते हैं, हो नहीं सकता। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा महलों वाले लोग हैं, राजे हैं। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था अकालियों के साथ थे, जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है, तो लोगों के साथ तो कभी हुए नहीं सर। कहते जी नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को कहीं भी उसे उठा के, कहीं भी जोड़ के, कहीं से भी बोल के बोल देते हैं और साथ में कहते हैं गारंटी देता हूं। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान के लॉन्चिंग पे चले गए, इसरो ने किया था चंद्रयान का लॉन्च, तो मैं भी देख रहा था, लाइव चल रहा था। मैंने कहा सुन लें प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। चंद्रयान के लॉन्च पे चले गए, वहां पे कहने लगे इसरो से मेरा पुराना नाता है। अपने माथे पे हाथ मारा। मैंने कहा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो की बातें कर रहा है यार ये। इसरो तो साइंटिस्ट पढ़े लिखे लोगों का काम है, इसका क्या नाता हो सकता है इसरो से भी। मैंने कहा जोड़ेगा तो सही, फिर कैसे जोड़ेगा? उसने कहा जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी कक्षा में था बहनों भाइयों, मेरे हाथ तंग था पढ़ाई में, तो इसीलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए इसरो से मेरा पुराना नाता है। ओ की बनू मुल्क दा ओए, मैं क्या ओए वो की बनू देश दा, मैं क्या रब्बा बचा ला यार। ताड़ियां बज रही हैं जिवें तुसीं बजा रही सी, ताड़ियां बजा रहे। फिर उन्होंने सब तो औखा सवाल पूछा, कहते भगवंत मान अपने बारे में मैं क्या बोलूं। फिर मैं क्या, जे मैं देखा अमला बल्ले तक कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तक कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तब बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, मिलते रहेंगे।
लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.